ये युद्ध नहीं था, ये अधिकारों की आज़ादी का एक आगाज था, एक शक्ति का प्रदर्शन था, सरकार की आंखें खोलने और इधर ध्यान देने के लिए कि हम भी न्याय के लिए लड़ रहे हैं, किसी के विरुद्ध नहीं खड़े हैं। 2 अप्रैल का दिन है। आप सभी साथी जानते हैं 2 अप्रैल भारत बंद एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें 13 नौजवानों की शहादत हुई। और इस विषय पे चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच में मौजूद हैं सरदेव भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी। भंते जी, जो 2 अप्रैल का आंदोलन था, आप उस आंदोलन को किस रूप में देख रहे हैं? प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, आज 2 अप्रैल का दिन है और 2 अप्रैल 2018 में जो आंदोलन हुआ, बहुजन इतिहास में इस आंदोलन का अपना एक महत्व है। मैं उस आंदोलन के आज 5 वर्ष के बाद बात कर रहा हूं। इससे पहले हमें थोड़ा अतीत में लौटना पड़ेगा कि 20 मार्च 2018 को जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटी एक्ट को खत्म किया गया, कोर्ट के लिए, सरकार के लिए एक सामान्य घटना थी, क्योंकि उस समय से पहले यह माना गया था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग को राष्ट्रव्यापी आंदोलन नहीं कर सकते, क्योंकि एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए एक राष्ट्रव्यापी या राष्ट्रीय स्तर पर एक राजनेता की आवश्यकता होती है, आंदोलनकर्ता की आवश्यकता होती है। बहुजन समाज में इस नेतृत्व का अभाव था। राजनीतिक पार्टी के रूप में बहुजन समाज पार्टी हमारे सामने थी, लेकिन इस प्रकार के कानून बनने या यूं कहें कि एट्रोसिटी एक्ट को खत्म करने के पीछे जो बहुजन लोगों का आक्रोश था, उसको राजनीतिक दल भी पहचान नहीं पाए। हमारे अपने राजनीतिक दल भी लाभ और हानि का मूल्यांकन करने लगे, लेकिन समाज में एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया था जिसके बारे में कोई भी जानता नहीं था और नौजवान था। एक लंबे समय से राजनीति में दूर रहने के कारण या यूं कहें कि ऐसी सरकार के बन जाने के कारण जहां हमारे अधिकारों पर आक्रमण किया जाता रहा, अधिकारों को तोड़ा मरोड़ा जाता रहा और हमें अधिकारों से वंचित रखा जाता रहा, ऐसे में नौजवानों के मन में एक असुरक्षा की भावना पैदा हुई। उसे लगने लगा कि धीरे धीरे आरक्षण खत्म हो रहा है, एक एक करके हमारे अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। अगर ऐसा होता रहा तो हमें फिर न्याय कहां से मिलेगा? नौकरियां खत्म कर दी गई, तो समाज में धीरे धीरे असुरक्षा का वातावरण पनप रहा था, जुल्म भी बढ़ रहे थे। एक उम्मीद थी कि जब कोई जुल्म करता है तो हम थाने में जाकर के रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, जुल्मी को भय रहता है कि उसे कठोर सजा मिलेगी और हमारे मन में सुरक्षा का भाव रहता है। लेकिन जो ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको खत्म किया, तब हमें लगा कि अब हमारी कौन सुनेगा। पुलिस स्टेशन में भी न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां भी जाति के कारण, जाति अहंकार के कारण और राजसत्ता के संरक्षण के कारण हमारी कोई नहीं सुनता। न्यायपालिका पर भी विश्वास डगमगा गया था कि न्यायपालिका ने ही जजमेंट दिया, सरकार ने मौन साध लिया। तो लोगों को लगा कि हमारा कोई भी राजनीतिक दल पैरवी नहीं कर रहा है, कोई भी राजनेता इस पर बोल नहीं रहा है। उन्हें अपने अस्तित्व की चिंता थी, उन्हें पार्टी में बने रहने की चिंता थी, चाहे कोई हमारी अपनी पार्टी का सदस्य रहा हो, चाहे कोई दूसरी पार्टियों में एक बड़े ओहदे पर बैठा हो। लेकिन सभी इस बात पर चुप्पी साध गए कि अगर मुंह खोलेंगे तो फिर हमारी राजनीतिक सत्ता का, हमारी ताकत का जो हमें मिल रहा है, उसका क्या होगा। तो ये आक्रोश, धीरे धीरे ये आक्रोश
नौजवानों में बढ़ने लगा। न जाने कौन लोग थे जिन्होंने तारीख तय कर दी कि 2 अप्रैल को हम भारत बंद का आह्वान करेंगे। विचार भले ही किसी एक व्यक्ति के मस्तिष्क में उठा हो, एक समूह के मस्तिष्क में उठा हो, लेकिन जो ही सोशल मीडिया में 2 अप्रैल की बात आई और देखते ही देखते सारा देश लामबद्ध होने लगा। जहां तक उत्तर भारत का संबंध है, उत्तर भारत तो बहुत ज्यादा पैमाने पर आंदोलित हुआ। कोई कल्पना नहीं करता था। कुछ राजनीतिक नेतृत्व लोगों को सलाह दे रहे थे कि दूर रहें, इससे दूर रहें। कुछ सामाजिक संगठनकर्ता बता रहे थे कि दिशाहीनता हो जाएगी, वो भी अपने आप को अलग कर रहे थे। लेकिन 2 अप्रैल को जब नौजवानों ने अपने आक्रोश का प्रदर्शन किया, उस आक्रोश में नौजवान भी थे, बुजुर्ग भी थे, महिलाएं भी थे, और देखते देखते वो आंदोलन केवल एट्रोसिटी एक्ट को बचाने के लिए नहीं था, वह बहुजन समाज के युवाओं द्वारा अपना अस्तित्व जमाने का, बताने का आंदोलन बन गया और सारा देश ठहर गया। सरकार भी अनुमान नहीं लगा सकी कि ये लोग कहां से आए। राजनीतिक दल भी अनुमान नहीं लगा सके, जो अपने आप को दूरी पर बनाए हुए रखे हुए थे, उन्हें भी आकर के समर्थन में बोलना पड़ा। लेकिन एक बड़ी चूक ये हो गई कि हमारा आक्रोश था, हम आक्रोशित थे, हम प्रदर्शन में सारी शक्ति लगा रहे थे, लेकिन कुछ षड्यंत्रकारी ताकतें हमारे आंदोलन को भ्रमित करने के लिए, दिशाहीन करने के लिए और आगे भविष्य में कोई आंदोलन न खड़ा हो, इस पर योजना बना चुके थे। बंटे जी, एक बीच में क्वेश्चन है कि 20 मार्च को बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 आंदोलन किया और 20 मार्च को ही SC/ST एक्ट के साथ छेड़खानी की, तो हम इसको इत्तेफाक में देख रहे हैं या जो शासनकर्ता जमात है वो इसको योजनाबद्ध तरीके से देख रहे हैं? देखिए, कुछ लोगों के लिए तारीखों का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन जो योजनाकार है वो हर बात को योजनागत तरीके से करता है। 20 मार्च 1927 को बाबा साहब ने जो महाड़ के तालाब का आंदोलन किया था, पानी पिया था, वो सामाजिक अधिकारों की लड़ाई का एक पहला बहुत बड़ा आंदोलन था। 20 मार्च महाड़ तालाब के पानी पीने का आंदोलन था, एक सफल आंदोलन था। इतिहास में वो पहचान अलग रूप में बनी। तो जो शासनकर्ता कौम है, जो शोषक लोग हैं, जो शोषण को बनाए रखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि इतिहास में कोई दिन दलितों के लिए, अछूतों के लिए, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, पिछड़ी जाति के लोगों के लिए सम्मान का या अधिकार प्राप्ति का एक सिंबल बन जाए। इसलिए योजनागत तरीके से ही 20 मार्च को निर्णय दिया गया। भले कुछ लोगों को इस बात का ना पता हो, लेकिन 20 मार्च निश्चित रूप से महाड़ के आंदोलन की तारीख को ध्यान रखते हुए किया गया। जैसे मैं इसको एक संदर्भ और दे के बात बताना चाहता हूं। बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया, वो दिन 6 दिसंबर का दिन रखा। 6 दिसंबर हम सब जानते हैं कि बाबा साहब दुनिया से विदा हुए। हमारे लिए एक शोक का दिन था, अपने मुक्तिदाता के खोने का दिन था। लेकिन जिन लोगों को तकलीफें थी, उन लोगों ने 6 दिसंबर का दिन ही रखा बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए, और इसे शौर्य दिवस के रूप में प्रसारित किया गया। अब यहाँ 2 विचार सामने आते हैं। एक तरफ हम बाबा साहब को याद करते हैं, तो दूसरी तरफ लोग शौर्य दिवस के रूप में खुशियां मनाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा हमारा उत्सव है। पूरी दुनिया में सारे बौद्ध अनुयायी शांति और सद्भावना का संदेश देते हैं। लेकिन भारत में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा जब परमाणु बम का परीक्षण किया गया, तो वो बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही तय किया गया और उसका टाइटल दिया बुद्ध मुस्कुराए। अब बुद्ध मुस्कुराए, बुद्ध शांति और करुणा के साथ मुस्कुराते हैं, बुद्ध अमन और चैन के साथ मुस्कुराते हैं, और परमाणु विस्फोट करने के बाद हम अपनी ताकत के प्रदर्शन में कहते हैं कि बुद्ध मुस्कुराए। तो निश्चित रूप से ये जो सामरिक शक्ति में तो भले ही हम अव्वल दर्जे पे आ गए हों, उच्च स्तर पे आ गए हों, विश्व में चुनिंदा देशों की सूची में आ गए हों,
लेकिन बुद्ध मुस्कुराए, ये बुद्ध के साथ अन्याय है, बुद्ध की सोच, बुद्ध का धर्म और बुद्ध की विचारधारा के साथ प्रतिघात है। तो उसके संदर्भ में ही मैं देख रहा हूं कि 2 अप्रैल को लोगों ने सोचा हमारी विरासत को नष्ट किया जा रहा है, हमारे अस्तित्व को संकट है, जुल्म तो होंगे लेकिन न्याय की उम्मीद खत्म हो गई। जब न्याय की उम्मीद खत्म हो गई तो युवा आक्रोशित हुआ और बड़े पैमाने पर बाहर निकला। लेकिन जो लोग शांति नहीं चाहते थे, जो लोग हमें आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते थे, उन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से उत्पात मचाया, हिंसा करने लगे। बहुत सारे ऐसे एविडेंस हमारे सामने आए, बहुत सारे लोगों ने पहचाना कि ये लोग हम नहीं हैं, हमारे लोग नहीं हैं, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से मारपीट की गई, गोलीबाजी की गई, आगजनी की गई और बड़े पैमाने पर हमारे लोगों के साथ उनके ऊपर केस लगाए गए, मुकदमे दर्ज हुए, जेल में जाना पड़ा। इसमें जो सबसे बड़ी बात थी, सरकार हमारा पक्ष नहीं ले रही थी। गोली चलाने वाले लोग दिख रहे थे, नाम पहचाने गए, शक्ल पहचानी गई, लेकिन उनको सजा नहीं हुई। और जो लोग गोलियों का शिकार बने, हिंसा का शिकार बने, उनको आज भी प्रताड़ना सहन करनी पड़ रही है। सरकार का पक्ष जो भी था उससे इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती थी। सरकारें भी बदल गई लेकिन मुकदमे, उनकी प्रवृत्ति, उनकी तारीखें नहीं बदली। एक सरकार का शासन था, दूसरी सरकार आ गई तो भी कुछ नहीं हुआ, फिर दोबारा सरकारें बदल गई, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो शासनकर्ता जो भी है वो हमारा नहीं है, ये बात तो सुनिश्चित हो गई। यहां जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक और बात जो सकारात्मक उभर के आई, जब नौजवानों पर मुकदमे लादे गए, उन्हें जेलों में भरा गया, तो बहुजन समाज के जो वकील थे हर प्रदेश में, हर जिला मुख्यालय पर जो थे, उन्होंने निःशुल्क उनके मुकदमे लड़े, उनकी जमानतें करवाई और समाज के लोगों ने में आर्थिक रूप से उन परिवारों को सहयोग दिया जिनके बच्चे शहीद हो गए थे, जिनके बच्चे अपनी जिंदगी खो चुके थे। मैंने दिल्ली में भी देखा, एक संगठन के द्वारा उनकी मूर्तियां बना करके वितरित की गई। आज भी 2 अप्रैल को जगह जगह पर कार्यक्रम होते हैं, उन शहीदों को याद किया जाता है, उनके माता पिता को सलाम किया जाता है जिन्होंने बहादुर बच्चे खोए हैं। तो यहां एक सामाजिक एकता भी नजर आई कि वकील भी साथ खड़े हुए, धन की दिक्कत ना आए, लोग भी सहयोग में आगे आए और प्रतिवर्ष उनकी शहादत को याद करके जो हम आंदोलन को जिंदा रखते हैं, ये भी उसी आंदोलन का एक हिस्सा है। उस आंदोलन के बाद हमारे अधिकार तो बहुत छीन लिए गए लेकिन उनकी प्रवृत्ति बदल गई। चूंकि हम एक आंदोलन की कामयाबी के बाद खुश हो गए और भविष्य की योजना नहीं बनाई, उसका परिणाम ये हुआ कि आज हम राजनीतिक और सामाजिक रूप से मजबूत नजर नहीं आ रहे हैं। हमारी कोई भी राजनीतिक पहल अस्तित्व की पहल के रूप में नहीं दिख रही। हमारा कोई भी सामाजिक संगठन समाज को दिशा देने और भविष्य में एक कारगर योजना बना करके शक्ति के रूप में स्थापित होने का प्रयास नहीं कर रहा। मैं आज 2 अप्रैल के दिन इस आंदोलन के 5 वर्ष के बाद एक बार पुनः आपको याद दिला रहा हूं। ये बात तो सच है, जब आक्रोश बढ़ता है तो सामर्थ्य, शक्ति और प्रदर्शन सारे ही बढ़ जाते हैं। अपनी जान की परवाह किए बिना भी हम संघर्ष में कूद जाते हैं, लेकिन अगर उसके साथ साथ हम बौद्धिक रूप से मजबूत होकर के योजनाबद्ध तरीके से काम करें तो इस जन हानि को रोका जा सकता है। कानूनी पचड़ों से बच करके एक संघर्ष को लंबा किया जा सकता है और भविष्य में जो हमसे छीना जा रहा है उसे छीनने से रोका जा सकता है। मैं यही संदेश देना चाहूँगा। जी, एक अंत में एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है, जो 13 नौजवान शहादत हुए हैं, जो 13 नौजवान इसमें मारे गए, उनके परिवार वालों के लिए आप क्या संदेश देंगे ताकि आगामी कोई इस तरह का कार्यक्रम हो तो वो किस तरीके से इसमें शामिल हो सकते हैं, या इसको आगे बढ़ाएंगे या कदम वो पीछे हटाएंगे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा, ये युद्ध नहीं था, ये अधिकारों की आज़ादी का एक आगाज था, एक शक्ति का प्रदर्शन था, सरकार की आंखें खोलने और
इधर ध्यान देने के लिए कि हम भी न्याय के लिए लड़ रहे हैं, किसी के विरुद्ध नहीं खड़े हैं। लेकिन ये हादसा हुआ, गलत सोच के लोगों ने गलत ढंग से शस्त्रों का प्रदर्शन करके, हथियारों का उपयोग करके और निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई और हमें शहादत देनी पड़ी। निसंदेह उन 13 शहीद नवयुवकों के माता पिता के लिए बड़ा दुखद भी रहा है। किसी का जीवन चले जाना दुखद होता है, लेकिन मकसद के लिए जीवन चला जाए तो वो पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए एक आदर्श बन जाता है। उनके माता पिता को मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि वो बहादुर लोग हैं, एक बहादुर संतान को जन्म देने वाले लोग हैं। नौजवानों से भी कहना चाहूँगा, आंदोलन किसी एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए नहीं होता। जब पूरा समाज सुरक्षित होता है तो कुछ लोगों को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती है। अगला नंबर किसका होगा कोई नहीं जानता, लेकिन जिसका भी होगा वो शहादत देने वाला होगा, वो शहीद होगा। कामना यही है, जो भी शहीद हो जाए वह समाज के काम आने वाला होता है, लोग उसको याद करते हैं। आंदोलन बहुत होते हैं, लेकिन 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन इतिहास में दर्ज हो गया। 13 नौजवानों की शहादत बन करके लोगों के काम आ गई। उनके माता पिता का त्याग, उनका बलिदान और उनका धैर्य हमारे लिए एक आदर्श बन गया। बस मैं तो इतना कहना चाहूँगा, ये कोई अंतिम आंदोलन नहीं था, यह तो आंदोलन की शुरुआत है। हम योजनाबद्ध तरीके से अपनी भावनाओं को संयत रखें और अपनी ऊर्जा को अपने कल्याण के लिए, अपने विकास के लिए लगाएं। और हम ऐसा कोई काम ना करें कि हमें जन और धन की हानि हो, लेकिन अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हमें इससे भी ज़्यादा संगठित होकर के, सुव्यवस्थित होकर के और अनुशासन में रह करके संघर्ष करते रहने की इच्छा के साथ काम करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन 13 शहीदों को नमन करता हूँ और उनके माता पिता को साधुवाद ज्ञापित करता हूँ, और सभी नौजवानों को जो उस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे थे उनके लिए भी मंगल कामनाएं करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वे लगातार समाज के हित में काम करते रहेंगे। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, भवतु सब मंगल। साथियों, आपने बनते कर्णशील राहुल जी को 2 अप्रैल के बारे में जो चर्चा की उसके बारे में सुना। इसमें 2 अप्रैल का जो आंदोलन था, इसमें 13 नौजवानों की सूची है, जिसमें श्रद्धेय विमल प्रकाश हैं, श्रद्धेय राकेश कुमार टमोटिया है, श्रद्धेय दीपक है, श्रद्धेय प्रदीप सिंह है, श्रद्धेय आकाश, श्रद्धेय हरविलास, श्रद्धेय पवन, श्रद्धेय जगरूप सिंह उर्फ दशरथ सिंह नेताजी, श्रद्धेय निखिल, श्रद्धेय अमरेश कुमार, श्रद्धेय अंकुर, श्रद्धेय गोपी पारिया और श्रद्धेय जसवंत बोबी। इनमें 13 नौजवान दुश्मन की कहे या जो भी विरोधी पक्ष है उनके हथियारों का सामना करते हैं, वो इस आंदोलन में मारे गए, शहादत हुई उनकी। और इस आंदोलन में 13 में से 11 नौजवान तो एग्जैक्ट 2 तारीख को ही शिकार हुए थे। बाकी जो 2 नौजवान थे वो 2 अप्रैल से अगले दिन इस आंदोलन में बाद में इस आंदोलन का हिस्सा बने। जैसे लोगों ने देखा कि 2 अप्रैल में वो एक्टिव पार्टिसिपेट हैं, और उसके बाद में जब लोगों को हत्थे चढ़े तो उन्होंने उनको भी मार गिराया। ये आंदोलन इस तरह का रहा। तो आपने श्रद्धेय बनते डॉक्टर कर्णशील राहुल जी के विचारों को सुना, जो 2 अप्रैल भारत बंद के आंदोलन को किस रूप में देख रहे थे। आप लोगों ने इस विचार को सुना है। आगे भी आप इसी तरह के विचारों के लिए जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।